1987। भारत ने सोचा था कि वो श्रीलंका में शांति लाने जा रहा है, लेकिन कुछ ही महीनों में वही मिशन भारतीय सेना के लिए एक ऐसे खूनी जाल में बदल गया जहां दुश्मन दिखता नहीं था और मौत हर गली, हर जंगल, हर छत पर छुपी बैठी थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये वो युद्ध था जिसमें भारत ने पहली बार महसूस किया कि किसी दूसरे देश की धरती पर लड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। और इस मिशन का नाम था ऑपरेशन पवन। श्रीलंका, हिंद महासागर का छोटा सा खूबसूरत देश, बाहर से शांत लेकिन अंदर से जलता हुआ। 1980 के दशक में वहां दो समुदायों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था। एक तरफ थे सिंहली और दूसरी तरफ तमिल। सालों से भेदभाव, राजनीति और हिंसा ने हालात को इतना बिगाड़ दिया कि तमिल युवाओं ने हथियार उठा लिए। इन्हीं हथियारबंद समूहों में सबसे खतरनाक नाम उभरा, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। एक ऐसा संगठन जिसने धीरे धीरे श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। उनका सपना था एक अलग तमिल देश। लेकिन कहानी यहां सिर्फ श्रीलंका तक सीमित नहीं थी। भारत के तमिलनाडु में भी तमिलों के प्रति गुस्सा और सहानुभूति बढ़ रही थी। हजारों शरणार्थी भारत आने लगे। माहौल राजनीतिक रूप से विस्फोटक बन चुका था और इसी दबाव के बीच भारत ने फैसला लिया कि वो इस संघर्ष को खत्म कराने के लिए बीच में उतरेगा। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ, इंडो श्रीलंका अकॉर्ड। कागजों पर सब कुछ सही लग रहा था। LTTE को हथियार डालने थे और भारतीय सेना सिर्फ पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर वहां जाने वाली थी। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि जिन लोगों को शांत करवाने भारत जा रहा है, वही लोग कुछ हफ्तों बाद भारतीय सैनिकों का शिकार करने लगेंगे। 29 जुलाई 1987, भारतीय सैनिक श्रीलंका पहुंचे। शुरुआत में उनका स्वागत हुआ। लोगों को लगा अब शायद शांति आ जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर LTTE के नेता प्रभाकरण को यह समझौता मंजूर नहीं था। वो भारत पर भरोसा नहीं करता था। और फिर अचानक सब बदल गया। LTTE ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। अब भारतीय सेना एक ऐसे युद्ध में फंस चुकी थी जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार ही नहीं थी। दिल्ली में बैठे नेताओं को लगा था कि कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही थे। जाफना, LTTE का गढ़, संकरी गलियां, घने जंगल, हर घर में छुपे हथियार और एक ऐसा दुश्मन जो यूनिफॉर्म नहीं पहनता था। भारतीय सेना पारंपरिक युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग लेकर आई थी, लेकिन यहां गुरिल्ला वॉरफेयर चल रही थी। रात होते ही गोलियां चलती, दिन में सन्नाटा रहता, और जैसे ही सैनिक आगे बढ़ते, अचानक किसी खिड़की, किसी मंदिर, किसी स्कूल की छत से हमला शुरू हो जाता। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारतीय सेना ने जाफना यूनिवर्सिटी पर हेलीबॉर्न ऑपरेशन शुरू किया। प्लान था LTTE के बड़े नेताओं को पकड़ना। भारतीय पैराट्रूपर्स को हेलीकॉप्टर से उतारा गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि LTTE पहले से तैयार बैठा है। जैसे ही सैनिक उतरे, चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। कम्युनिकेशन टूट गया, सपोर्ट नहीं पहुंचा और कई जवान उसी कैंपस में घिर गए। कुछ घंटों में पूरा ऑपरेशन एक भयावह जाल बन चुका था। कई सैनिक मारे गए, कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे, मदद का इंतजार करते हुए। और LTTE हर मूवमेंट देख रहा था। यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि यह मिशन पीस कीपिंग नहीं, बल्कि फुल स्केल वॉर बन चुका है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। LTTE सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ता था, वो दिमाग से लड़ता था। उन्होंने बच्चों तक को मैसेंजर बना दिया। महिलाओं का इस्तेमाल हथियार छुपाने के लिए होने लगा। सड़क पर खड़ी साइकिल 1 सेकंड में बम बन जाती। किसी मंदिर के पीछे से RPG दाग दिया जाता। और सबसे खतरनाक चीज, सुसाइड हमले। उस दौर में दुनिया के कई देशों ने आत्मघाती हमलों का इतना संगठित इस्तेमाल देखा ही नहीं था। LTTE ने इसे एक हथियार बना दिया था। भारतीय सैनिकों को समझ ही नहीं आता था कि भरोसा किस पर करें। हर चेहरा शक के घेरे में था और धीरे धीरे ये मिशन भारतीय सेना को मानसिक रूप से भी तोड़ने लगा।
जंगलों में दिन रात ऑपरेशन चलते रहे। बारिश, गर्मी, माइन ब्लास्ट, स्नाइपर अटैक, हर दिन मौत सामने खड़ी रहती। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जाफना को वापस कब्जे में लिया। एलटीटीई को कई इलाकों से पीछे धकेला गया, लेकिन जीत दिखाई देने के बावजूद युद्ध खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि एलटीटीई गायब हो जाता था और फिर अचानक कहीं और हमला कर देता था। यही गुरिल्ला युद्ध की सबसे खतरनाक चीज होती है। दुश्मन हारता हुआ दिखता है, लेकिन खत्म नहीं होता। उधर भारत में भी सवाल उठने लगे। हमारे सैनिक दूसरे देश में क्यों मर रहे हैं? क्या भारत को इस युद्ध में पड़ना चाहिए था? राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा और इसी बीच भारतीय सेना को एक और दर्दनाक सच समझ आया। श्रीलंका की सरकार, जिसके लिए भारत लड़ रहा था, वो भी पूरी तरह भरोसेमंद नहीं थी। हालात इतने उलझ चुके थे कि भारत बीच में अकेला पड़ता जा रहा था। एक तरफ एलटीटीई, दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव और बीच में फंसे भारतीय जवान। 3 साल लगातार ऑपरेशन चलते रहे। हजारों मुठभेड़ें हुईं, सैकड़ों भारतीय सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल हुए। और फिर 1990 में भारत ने फैसला लिया, आईपीकेएफ को वापस बुला लिया जाएगा। ऑपरेशन पवन खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी असली कीमत बाद में समझ आई, क्योंकि एलटीटीई ने भारत को कभी माफ नहीं किया। और फिर आया 21 मई 1991, तमिलनाडु, एक चुनावी रैली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी लोगों से मिल रहे थे। तभी भीड़ में से एक महिला आगे बढ़ी और अगले ही सेकंड एक भयानक विस्फोट। पूरा देश हिल गया। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। जांच में सामने आया, इसके पीछे एलटीटीई था, वही संगठन जिससे भारत कभी शांति करवाने गया था। ऑपरेशन पवन सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जहां राजनीति, भावनाएं, रणनीति और जमीनी हकीकत सब आपस में टकरा गए। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाई, लेकिन उन्हें एक ऐसे युद्ध में धकेला गया जहां दुश्मन की पहचान करना भी मुश्किल था। आज भी कई सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि ये भारत के सबसे कठिन विदेशी सैन्य अभियानों में से एक था, क्योंकि वहां सिर्फ गोलियों से लड़ाई नहीं थी, वहां भरोसे, राजनीति और गलत आकलन की भी लड़ाई चल रही थी। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर भारत उस युद्ध में कभी गया ही नहीं होता, तो क्या इतिहास कुछ और होता?